मैं आप लोग सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरा नाम जैसे बताया ही है संदीप मिश्रा और मैं सहायक समय रजिस्ट्रार हूँ बीएसएफ में और अभी बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर में कार्यरत हूँ। अब स्टोरी मैं अपनी आपके सामने शुरू करता हूँ। जैसे कि शुरू से ही मतलब बचपन से ही हर बच्चे का ये सपना होता है कि वो बड़े होकर सैनिक बने और मेरा भी ये सपना था। स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था और ज़्यादातर वर्सेटाइल था। जितने भी गेम है वो अच्छी तरह खेल लेता था, अच्छा परफॉर्म करता था। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं खेला था। ग्रेजुएशन 94 में हुआ। उसके बाद फिर जॉब के लिए सभी लोग ट्राई करते हैं, मैंने भी किया। कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ और आफ्टर ऑल 23rd बैच डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स एसीडी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने 99 जनवरी में ज्वाइन किया फोर्स को। ट्रेनिंग जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक मतलब पैरेलल टू द आर्मी है, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी टफ होती है। स्पोर्ट्स मैंने पहले से था तो मेरा जैसे ट्रेनिंग में मैं इजीली चलता गया, ना ज़्यादा मेरा आगे निकलने की होड़ थी, ना ही ऐसे कि मैं बहुत मतलब पीछे रह जाऊं। तो मैं बीच में इजीली गोइंग अपना ट्रेनिंग करता रहा और ट्रेनिंग में ऐसा कोई ऑब्स्टिकल मैंने शायद नहीं होगा जो पूरी ट्रेनिंग में कभी मैंने ना किया हो, मतलब शुरू से लेकर जब तक ट्रेनिंग ख़त्म हुई। 2005 फरवरी को मैं पास आउट हुआ और उसके बाद मैंने 77 बटालियन को ज्वाइन किया। हमारे यहाँ डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स जो भी होते हैं तो उनका आर्मी अटैचमेंट होता है 4 मंथ्स का, जो कि मेरा भी अटैचमेंट पीरियड आया आर्मी के साथ। 6 जाट आर्मी यूनिट में मैं अक्टूबर में 30 अक्टूबर 2000 में गया। तेजपुर में 1 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने फिर मैं वापस यूनिट में आया और एक बटालियन मुझको और कंपनी मुझे कंपनी कमांड करने के लिए मिली। उसी दौरान वहाँ पे नरसिंह संहार बहुत हो रहा था, मैसेकर्स हो रहे थे। तो दिसंबर में 7 तारीख को एक मैसेकर हुआ सदिया नाम की एक सब डिवीज़न में। वहाँ पे मुझे भी भेजा गया और मैंने वहाँ पे ऑपरेशंस किए और हमने फिर एक मिलिटेंट को 11 तारीख को पकड़ा कुछ एमिशन के साथ। और 13 दिसंबर को जब हम लोग अपने पेट्रोलिंग पार्टी के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे थे आसाम राइफल के साथ, तो हमारे ऊपर एम्बुश हुआ। लेफ्ट से जो है एक फायर आया जिसमें कि 3 गोलियां मेरे लग गई। उसमें एक गोली मेरी लेफ्ट आई से पेनिट्रेट होती हुई और नेजल बोन में बिल्कुल होल करती राइट से निकल गई। तो शुरू में तो मुझे लगा कि मतलब अपने आप को जब तक संभाला तो देखा कि मुझे ऐसा लगा कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ गई। तो उसमें मैंने ये पाया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सारा खून से चेहरा पूरा लथपथ है। तो फिर मैंने अपना कैप उतारा और मैंने सोचा कि शायद सिर में गोली लगी हुई, लेकिन देखा तो उसमें सिर पे तो मतलब गोली नहीं थी और आँख में कुछ दर्द हो रहा था। तो मैं मेरा आँख में गया और जैसे ही मैंने देखा कि आँख पे गोली लगी है और एक उंगली मेरी नाक की नेजल बोन पे गई तो उसमें होल था, तो मैं समझ गया कि राइट आई भी मेरी चली गई है। उसको टच करते ही जब दोनों की कंडीशन मैंने देखी तो मुझे ये लगा कि ये बहुत मतलब डैमेज हो चुका है और शायद अब रेस्ट ऑफ द लाइफ मतलब ये विज़न मिलेगा नहीं मुझे। और फायरिंग हो रही थी और मैं जिस सीट में आगे बैठा हुआ था को ड्राइवर सीट पे, मुझे लगा कि अभी जीने से क्या फ़ायदा है। लेकिन फिर वही जैसे कि जो हमारी मदर ने भी हम लोगों को सिखाया है कि देशभक्ति की भावना उन्होंने हमेशा, तो वो फिर अंदर जो सैनिक बैठा था वो फिर जागृत हो गया और
वो जज्बा आज तक भी शायद वो कायम है, जिसकी वजह से मैं अब तक मतलब पॉजिटिव वे में अपने कुछ काम कर पा रहा हूँ। मैंने उसके बाद फिर फायर किया और मैंने सोचा नहीं, मैं अभी जीऊँगा अपनी जो सर्च पार्टी है उसको भी बाहर, मेरी जिम्मेदारियाँ निकालना। और मैं किसी तरह बाहर आया अपने आप को गिराते हुए, और फायर भी कर रहा था। तो उसमें मेरे फिर 2 गोली और लगी, टोटल मेरे 5 गोलियां लगी। लेकिन मैं किसी तरह बाहर आ गया, और अब मेरी आवाज़ सुन के एक सिपाही था, वो आया क्रॉल करता हुआ, और मैं बाहर निकला। और वहाँ से मैं क्रॉल करते हुए एक एम्बैंकमेंट था, उसमें लेट गया। और फिर जो रेडियो सेट था वहाँ से मैंने कॉल करके अपनी रीइंफोर्समेंट पार्टी को बुलाया, जिसमें आते हुए 4.5-5 घंटे लग गए। और वहाँ से हम जब निकल के बाहर निकले तो जो सदिया का जो हॉस्पिटल था बहुत छोटा सा था। तो उन लोगों ने जो मेरे जो मास्क जैसे लटक रहे थे उसको उन्होंने उसी समय काटा, जिसका पेन अभी तक मुझे याद है, क्योंकि उस समय कोई इतना टाइम नहीं था कि शायद बेहोशी का कोई इंजेक्शन वहाँ पे मुझे लगा पाते। फिर उसके बाद हैप्टर रात में परमिशन मिली, आया वहाँ पे, और तीनसुकिया जो हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में मैं गया। वहाँ से फिर जो राहट में 5 एयरफोर्स, और फिर 18 दिसंबर में RR हॉस्पिटल के बाद ये पता चला कि लेफ़्ट आइज तो पूरी तरह डैमेज है, शायद राइट में थोड़ा लाइट परसेप्शन है, तो कुछ उम्मीद है। 26 तारीख के ऑपरेशन हुआ शंकर नेत्रालय में, और उसके बाद वो उम्मीद भी चली गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब ये कभी कुछ इसमें लाइट नहीं आ सकती। लेकिन फिर मैंने अपने आप को ये सोचा कि अब जो हुआ है वो तो हो ही है, और काफ़ी कोशिश करता था, क्योंकि अंधेरा काफ़ी घेरता था। काफ़ी परेशानी होती है, किसी कोई भी अगर देख रहा है और उसको अचानक अंधेरे का सामना करना पड़ जाएगा ऐसे। कई बार मन करता था सोते ही रह जाऊँ, क्योंकि जो सपने आते थे वो काफ़ी सही अच्छे लगता था कि सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जैसे ये सपना हटता था या हमारी आँख खुलती थी तो अंधेरा छा जाता था। काफ़ी कोशिश करी कि इससे मैं जल्दी निकल आऊँ, और बहुत जल्दी मैं मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर ही मैं बाहर आ गया। और फिर उसके बाद मैंने कई ऑपरेशन हुए, उसमें एक ही बुलेट, मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए, बुलेट एक रह गई थी पीठ में पीछे, उसको भी 20 जनवरी को निकाला गया। करते करते मैं 3 महीने में रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब उसमें NIBH में ट्रेनिंग करने, वोकेशनल ट्रेनिंग करने चला गया देहरादून में। वहाँ पे मैंने पहले रीओरिएंटेशन कोर्स किया, फिर उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग करी, कंप्यूटर सीखा 1 साल का कोर्स। फिर अपनी बटालियन में चला गया, वहाँ पे मैंने बटालियन के बाद फिर वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी, और उसके बाद मैं BSF अकेडमी टेकनपुर में 2005 दिसंबर में पहुँचा। वहाँ पे मैंने अपने जितने भी हमारे जो दिव्यांग होते हैं उनके एक स्वयं रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया था, तो उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी। साथ ही साथ जब सबने पाया, जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उन्होंने कोऑपरेट किया और उन्हें लगा कि ये ट्रेनिंग दे सकता है, तो फिर उन्होंने जो इन सर्विस कोर्सेज और ACD, SID, ACLDC जो हमारे कोर्सेज होते हैं डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स और सब इंस्पेक्टर्स के, उनको भी देना शुरू कर दिया, और वो कोर्सेज मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ। और इसमें अभी मतलब मुझे 10 साल हो गए हैं जिसमें मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग उनको देता हूँ। साथ ही साथ इसमें 2004 में मुझे गैलेंट्री मेडल भी मिला अपने इसके लिए, और उसमें राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिला। 2004 में ही मेरी मैरिज भी हुई, एक नई आवाज़ मेरी ज़िंदगी में आई, और उन्होंने बहुत बड़ी एक पहल करी। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा बहादुर मेरी वाइफ हैं, ऐसी महिला जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जिन्होंने ये अपना सेल्फलेस सर्विस, हमने जो किया था वो तो हमने अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ जानते बूझते कि मेरी क्या कंडीशन है, इन्होंने मुझको एक्सेप्ट किया। और तब से जो मेरा संघर्ष, जो मेरा अकेला था, वो हम में बदल गया, और हम फिर उसमें दोनों साथ संघर्ष करने लगे। 2007 में मेरे जीवन की सबसे प्यारी आवाज़ और स्पर्श मेरी बेटी
उनका जन्म हुआ और आज वो 9 साल समथिंग महीने की हैं। अद्रिजा उसका नाम है। और इसमें मैं यही सोचता हूँ, आज जब ये कहा गया कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ, तो मैं यही सोचता रहा कि क्या मुझे कहना चाहिए। सारी जो घटना थी वो चलचित्र की तरह दिमाग के सामने आती चली गई और मुझे ये लगा कि आज 16 साल होने को जा रहा है। 13 दिसंबर को 16 साल हो जाएगा। इतना लंबा समय कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। इस बीच क्योंकि मेरे परिजन भी आत्मीय परिजन थे, उनका भी देहांत हुआ, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, और वो सबसे ज़्यादा मुझे दुख उसका मतलब सालता है, क्योंकि अगर उस समय शायद मेरी आई होती तो मैं उनका ट्रीटमेंट या वो थोड़ा अच्छे से कर पाता। लेकिन फिर भी जो अंदर जज्बा था, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो सैनिक अंदर से आवाज़ देता है, और मेरे जैसे मेरे ख्याल सभी लोगों को जो हो जाते होंगे इस कंडीशन में या दिव्यांग हैं, उनके अंदर ये जज्बा इनबिल्ट होते हैं और कुछ ना कुछ करने का, नया करने का और धैर्य की जो इसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उन सबके पास ये सब चीज़ें हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि इतना समय कैसे बीत गया, और मैं उसमें यही पाता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर जो सैनिक है या जो भी है वो सच्चा देशभक्त है, उसको मैं मानता हूँ। और यही है कि जो मेरा आयुष का जो मेरा जो क्षति है वो मैं उसको बहुत ही देश के ऊपर एक छोटी सी भेंट मानता हूँ, और यही मुझे इंस्पायर करता है। आगे आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि मेरी ये लास्ट भेंट नहीं है। जब तक मेरे जान है तब तक मैं अपना तन मन धन से अपने देश की सेवा करूँगा। और इसके लिए मैं एक गाना जरूर गाना चाहता हूँ, छोटा सी पंक्ति, क्योंकि ये शौक़ मैंने इसी बीच पैदा किया है। और मैं उसमें चेस भी खेलता हूँ, 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं अपना स्टोरी यहीं पे फिनिश करना चाहता हूँ एक पंक्ति के साथ। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन, है वतन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी